डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनवायरमेंटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। हालांकि इन दोनों विषयों को अलग अलग आपको कवर करके मैं एक एक चैप्टर में भी पढ़ाऊँगी, लेकिन एक बार ब्रीफ में अगर आप इस विषय को समझ लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ये विषय है, अगर आप इसे अलग से एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए आगे से पढ़ना और सरल हो जाएगा। तो ये जो आपका बेसिकली जो चैप्टर रहेगा, आप पर्यावरणवाद को अलग से और वैश्वीकरण को हम अलग से पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर शालिनी शर्मा, आपकी प्रोफेसर। हम इसमें इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे ही पर्यावरण के बारे में, कॉजेज़ ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के जो पर्यावरण प्रदूषण है इसके कौन कौन से कारण हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, कौन कौन से टाइप हैं, किस किस तरह का प्रदूषण हमको फेस करना पड़ता है, और ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। ओके, तो देखिए बहुत ही ब्रीफ में आप परिचय इसका देखिएगा कि पर्यावरणीय प्रदूषण को समझने से पूर्व ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि पर्यावरण क्या है और हमें कैसे प्रभावित करता है। हर्ष कोविट्ज़ के शब्दों में ये एक डेफिनेशन है जो इस विचारक ने दी है कि पर्यावरण संपूर्ण बाह्य परिस्थितियों एवं प्रभावों का जीवधारियों पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रभाव है जो उनके जीवन, विकास एवं कार्यों को प्रभावित करता है। पर्यावरण प्रदूषण आज हमारे ग्रह पर मानवता और अन्य जीवन रूपों का सामना करने वाली सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। पर्यावरण प्रदूषण को पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली के भौतिक और जैविक घटकों के संदूषण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य पर्यावरणीय प्रक्रियाएं प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं। प्रदूषण प्राकृतिक रूप से पदार्थ या ऊर्जा हो सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में होने पर उन्हें दूषित भी माना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की किसी भी दर का उपयोग प्रकृति द्वारा स्वयं को पुनर्स्थापित करने की क्षमता से अधिक होने पर वायु, जल और भूमि के प्रदूषण का परिणाम हो सकता है। इसको आप यूँ समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली जो पर्यावरण है, जो भी हमारा चारों तरफ का वातावरण है, ये धरती, ये आकाश, ये जो वायुमंडल है, ये सब का सब यदि शुद्ध होता है तो जीवन सरल हो जाता है। लेकिन अगर ये सारा का सारा जो पर्यावरण है दूषित हो जाता है तो जीवन जो है दुष्कर हो जाता है। पर्यावरण यदि दूषित है तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। पर्यावरण यदि दूषित है तो ये जीव जंतुओं को भी नुकसान देता है। पर्यावरण यदि दूषित है तो जीवन की संभावना कम हो जाती है। आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं ऑक्सीजन की कीमत को। आपको मालूम है कि जिस पर्यावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम होती है, वो पर्यावरण बहुत ही साफ़ और स्वच्छ होता है। लेकिन जब ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी पर्यावरण के अंदर होती है, तो ऐसी स्थिति में जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। और ये जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, ये आज के दिन सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। यही कारण है कि पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए केवल भारत के स्तर पर ही नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर कार्य किया जाता है। हालांकि इस विषय के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दो विषय एक साथ पढ़ाऊँगी, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, और साथ में मैं आपको यहाँ पर वैश्वीकरण के बारे में समझाऊँगी। लेकिन अलग से एक चैप्टर मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश की है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो कार्य किए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम अलग से उसके विषय में पढ़ेंगे। आप यहाँ केवल इतना ही समझिएगा पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, एक आपको पर्यावरण की संरचना समझ में आ रही होगी। पर्यावरण जो है किस किस को कहते हैं, कौन कौन सी जगह है जो पर्यावरण में शामिल है। स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है। ये जो वायुमंडल है इसको भी 4 भागों में बांटा जाता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, ताप मंडल। और ताप मंडल को भी 2 भागों में बांटा जाता है: आयन मंडल और बाह्य मंडल। हालांकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी हैं, हम लोग के लिए ये इतना मुश्किल जो है इसको समझना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो हम जो है ये देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो है वनों की कटाई। हमारे
पूरे विश्व के अंदर वनों की कटाई जो है अधिकता से होती है। भारत जैसे देश में जो विकासशील है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, यहाँ पर यह कटाई ज़्यादा होती है। ऑब्वियस है कि साधनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब साधनों की ज़रूरत होगी तो ऑब्वियस है कि वनों को जो है काटा जाएगा, और जब वनों को काटा जाता है तो बारिश होने की जो संभावना है या अन्य तरह की जो हमको प्रकृति से ऑक्सीजन मिलने की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। और आपको मालूम है कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन। तो जब पेड़ों को काट दिया जाएगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे। फिर निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारी आबादी 36 करोड़ के लगभग थी, और आज जो है भारत की आबादी 130 करोड़ के करीब पहुंच गई है। आप देखिए कि ऐसी परिस्थिति के अंदर, और ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, बहुत से देशों की समस्या है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि जो जगह है वो तो उतनी की उतनी है, जगह नहीं बदलेगी। जब जगह नहीं बदलेगी तो घनत्व जो है रहने का वो ज़्यादा हो जाएगा, और जब घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई भी एरिया जो है प्रदूषित दिखाई देगा। फिर देखिए जल का प्रभाव, जल का अभाव। अब क्या है कि सारा जल पीने योग्य नहीं होता। आपको जो जल दिखाई देता है, आपको जो जल मिलता है नदी से, नालों से, जो भी जल जहाँ से भी मिलता है, चाहे समुद्र से है, तो सारा का सारा जो पानी है वो प्रयोग योग्य बिल्कुल नहीं होता। उस पानी को प्रयोग योग्य बनाना पड़ता है। हम लोग जो अपने घरों के अंदर वाटर को यूज़ करते हैं उसको भी आजकल जो है आरओ की ज़रूरत पड़ने लगी है, तो बहुत अच्छा पानी हमको उपलब्ध नहीं होता। जल का अभाव बहुत बड़ा एक कारण है जिसके कारण जो है पर्यावरण प्रदूषित होता है। मतलब जल प्रदूषित हो जाता है तो वो जल प्रदूषित होने से क्या होता है कि उससे जो है पर्यावरण प्रभावित होता है। फिर देखिए वायु प्रदूषण। वायुमंडल के अंदर जब प्रदूषित हवा होगी उससे भी प्रदूषण फैलेगा। औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण आप समझते हैं कि आज के दौर में पूरा विश्व औद्योगिकरण की तरफ मुखातिब है। पूरा विश्व ये चाहता है कि वो अधिक से अधिक तरक्की करे, और इस औद्योगिकरण की जो होड़ है, इस होड़ के अंदर पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो जाता है। मुझे याद है कि जिन क्षेत्रों के अंदर शुगर मिल्स हैं या जिन क्षेत्रों के अंदर गत्ता बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से यदि आप गुजरना चाहें तो एक अलग तरह की दुर्गंध, एक अलग तरह का जो पर्यावरण प्रदूषण है वो न केवल आप देख सकते हैं बल्कि आपको वो अनुभव भी होता है आपकी सांसों के माध्यम से। तो औद्योगिकरण का प्रभाव है, और औद्योगिकरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और जनसंख्या को ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग के साधनों की ज़रूरत पड़ती है। फिर देखिए शहरीकरण। पहले जो है गाँवों के अंदर रहने में भी लोगों को दिक्कत नहीं आती थी, न केवल भारत में बल्कि विश्व में, ठीक। लेकिन धीरे धीरे जो है लोग शहरों की तरफ मुखातिब होने लगे, शहरों की तरफ पलायन करने लगे, और ज़्यादातर लोग जो है जो शहरों में बस जाना चाहते हैं। पहले तो छोटे शहर थे, अब तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आप देखेंगे कि जो जगह कम है, घर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनने लगी हैं। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती है और ऐसे एरियाज़ के अंदर जाकर के बिल्डर घर बनाते हैं जहाँ पर पेड़ों की कटाई कर दी जाती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको जगह नहीं मिलती रहने के लिए। लेकिन औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण, शहरीकरण के कारण जो पर्यावरण है वो गंदा हो जाता है। फिर देखिए अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग का मतलब है कि आज जो है पूरा विश्व के बहुत सारे कार्य ऊर्जा, एनर्जी के माध्यम से चलते हैं। अब जब एनर्जी के माध्यम से चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके उत्पादन के लिए ज़्यादा साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे भी जो है पर्यावरण आपका प्रदूषित होता है। फिर देखिए असीमित खनन। असीमित खनन का मतलब है धरती में जो प्रोडक्शन है, धरती में जो पदार्थ हैं या प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है वो एक निश्चित मात्रा में है। उस निश्चित मात्रा के अतिरिक्त अगर वहाँ से उसका प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कई बार पहाड़ सरकने शुरू हो जाते हैं, कई बार प्रदूषण और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के पास कुछ ही साधन थे और हमने उन साधनों का असीमित प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो इससे भी कई बार जो है समस्या के अंदर इससे भी जो है पर्यावरण आपको पॉल्यूटेड दिखाई देता है। फिर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है, आपको मालूम होगा कि वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उसके कारण भी आपका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा शहरीकरण हुआ है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जितना ज़्यादा पानी की कमी होने लगी, जितना ज़्यादा वायु गंदी होने लगे, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन का प्रभाव होने लगा, तो इन सब कारणों से जो है आपका जो बेसिकली जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है।
अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि विकास कार्यों के लिए पर्यावरण पर कुछ बुरे प्रभाव पड़े। इन विकास कार्यों से डेवलपमेंट बुरा नहीं होता, लेकिन उस डेवलपमेंट से जो नुकसान होते हैं वो सबको झेलने पड़ते हैं। जैसे देखिए, कृषि भूमि की कमी। पहले जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो बहुत ज़्यादा थी, अब भूमि की जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया, भूमि की उत्पादकता में कमी हो गई, जल प्रदूषण तथा पीने के शुद्ध पानी का अभाव होने लगा, वायु प्रदूषण हो गया, परिवहन परियोजनाओं का बुरा प्रभाव पड़ा। परिवहन परियोजनाएं बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अदरवाइज़ जो ये डेवलपमेंट है, अर्बनाइजेशन है, नहीं चल सकता, लेकिन उसका बुरा प्रभाव जो है पर्यावरण पर ज़रूर पड़ता है। फिर देखिए, वनों की कटाई का को प्रभाव पड़ता है, परमाणु परीक्षणों का भी प्रभाव जो है बहुत बुरा पड़ता है। परमाणु परीक्षण में आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाता है या परीक्षण किया जाता है, तो कोशिश की जाती है कि उसको किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर के किया जाए जहाँ पर आबादी ना हो। आपने पोखरण का नाम सुना होगा। भारत के राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है पोखरण। कहते हैं वहाँ पर 1976 में भी किया गया था, वहाँ पे परमाणु जो है परीक्षण किया गया था। कहते हैं जब परमाणु परीक्षण किया जाता है तो वो जो धरती जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया जाता है और उस धरती के आसपास का जो एरिया है वो सारा एरिया उससे प्रभावित होता है। उसके बाद वहाँ पर फर्टिलिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, तो इसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है और ये पूरा विश्व करता है। केवल हिंदुस्तान ने परमाणु परीक्षण नहीं की, पूरा विश्व ये करता है। नॉर्थ कोरिया, आपको मालूम है कि वहाँ पर भी परमाणु हथियार है, अमेरिका में परमाणु हथियार है, यूएसएसआर में परमाणु हथियार है। फिर देखिए, पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या है, कैसे पर्यावरण संरक्षण जो है हो सकता है। आप जानते हैं सभी, जनसंख्या नियंत्रण, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमारे देश में क्या विश्व में कहीं पर भी बात नहीं होती, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है वन संरक्षण, बहुत ज़रूरी है। अगर वनों का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाएगा। वन्य जीवन का संरक्षण, साफ़ सुथरी टेक्निक्स को अपनाना, कि मतलब ऐसी टेक्निक्स को अपनाया जाए जिससे पर्यावरण दूषित ना हो। जनता को पर्यावरण संबंधी शिक्षा देना। हमारे अगर आप देखें भारत के बारे में देखें तो भारत में एक फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है एनवायरमेंट, मुझे याद है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और इस विषय को पढ़ा करके ये प्रयास किया जाता है कि आने वाली जो हमारी जनरेशन्स है कम से कम वो पर्यावरण के महत्व को समझ पाएँ। फिर उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, के इंटरनेशनल लेवल पे भी जो देश हैं उनका भी आपस में सहयोग होना चाहिए ताकि पूरा वर्ल्ड जो है खूबसूरत बन पाए और पर्यावरण पूरे विश्व का जो है अच्छा हो। फिर देखिए, गांधी जी के विचार। गांधी जी हमेशा ये कहा करते थे कि अपरिग्रह करो, अपरिग्रह मतलब संग्रह कम करो, संग्रह कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, हमें कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस है कि आपको ज़्यादा जो है खर्च नहीं करना पड़ेगा, पर्यावरण जो है दूषित नहीं होगा। आवश्यकताओं में कमी, आप अपनी आवश्यकताओं को कम करें। अगर आपका जो एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए। ये जो एसी चलता है, एयर कंडीशनर, कभी आप उसके पीछे जा कर के देखिएगा तो इस तरह की गर्म हवाएं आपको अनुभव होंगी। एसी से बहुत सारी न केवल एनर्जी ली जाती है बल्कि वो जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करने में बहुत सारा प्रदूषण पैदा होता है। और पीछे जो एसी के जो जगह होती है, आप कभी वहाँ जा कर के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अब कोई भी व्यक्ति जो है साधनों के अभाव में नहीं रहता, फिजिकल मतलब सबको चीज़ें चाहिए, थोड़ी सी भी गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं करता, तो आवश्यकताओं में जब कमी होगी तभी पर्यावरण संरक्षण के उपाय जो है हम खोज पाएंगे। यानी कि आवश्यकताओं में कमी भी जो है एक पर्यावरण संरक्षण का उपाय है। फिर देखिए, जल संरक्षण। अगर जल जो है बारिश के दिनों में जल को इकट्ठा कर लिया जाए या फिर एक जगह पे प्रयोग किया गया जल, जैसे जिस पानी से आपने कपड़े धोए हैं वही पानी आप पौधों में इस्तेमाल कर लें, इस तरह से मतलब रिसाइकिल सा करके अगर पानी को यूज़ किया जा सके तब भी पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिल सकती है। मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर आपको पर्यावरण संरक्षण संबंधी भारत के जो अधिनियम है 1986 में बनाया गया था, और ये जो अधिनियम है हालांकि आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ कि 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ और इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में विभिन्न सरकारी कर्मचारियों और एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियों से संबंधित 4 अध्याय और 26 खंड शामिल किए गए। अध्याय 1 अधिनियम क्षेत्राधिकार और उसके विस्तार के शीर्षक से संबंधित है। जब अधिनियम लागू किया गया था तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि शर्तों की परिभाषा अधिनियम में शामिल
उन कार्रवाइयों के बारे में बात करती हो जो केंद्र सरकार पर्यावरण की रक्षा करने के लिए ले सकती है। अंतिम अध्याय में 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की शक्ति को रेखांकित किया गया। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को प्रक्रिया हेतु कार्य करने या दिशा निर्देशों को बनाने, अधिनियम के नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाली किसी भी संस्था को बंद करने में, किसी उद्योग विशेष पर विनिमय और निषेध लगाने में, और साथ ही ऐसी कई चीज़ें जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पालन करती हैं उनको सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार पर्यावरण प्रदूषण को प्रशासित करने के लिए नियम और अधिनियम भी बना सकती है। 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में इसके किसी भी नियम का उल्लंघन करने की स्थिति में दंड को भी शामिल किया गया। यदि इस प्रकार का कोई भी उल्लंघन हो तो विभाग और कार्यालय प्रभारी का मुखिया उस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ने अलवर में अरावली क्षेत्र, राजस्थान तटीय संवेदनशील क्षेत्रों और उत्तराखंड में ट्रन घाटी जैसे कुछ क्षेत्रों को परिस्थितीय संवेदनशीलता के कारण प्रतिबंधित गलियारों के रूप में परिभाषित किया है। ये जो प्रावधान है ये भारत के संदर्भ में है। ये पर्यावरण के विषय को हम आगे भी एक बार पढ़ेंगे। कुछ ऐसे इंतजामात हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए हैं। कुछ ऐसे साधन हैं, कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी एक अलग चैप्टर में। अब अगला जो हम इसी विषय के अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं, पर्यावरण के साथ साथ एक विषय को मैंने जोड़ने की कोशिश की। मैं चाहती हूँ कि एक बार आपको ब्रीफ में मैं सभी विषय बता दूँ ताकि उसके बाद हम अलग अलग विषयों को पढ़ लेंगे। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा वैश्वीकरण का। तो क्या है वैश्वीकरण? आप यूज़ करते हैं इंटरनेट का तो आप एक शब्द आपने बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है जिसको आप बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। आपको याद होगा वर्ल्ड वाइड वेब जब भी हम यूज़ करते हैं नेट का उस पर लिखा होता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन पूरे संसार में विज्ञान, तकनीकियों, व्यवसाय आदि का यातायात, संचार और व्यापार के माध्यमों से फैलाने की प्रक्रिया है। ग्लोबलाइजेशन लगभग सभी देशों को बहुत से तरीकों से जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करता है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन वो प्रकार है जो व्यापार, व्यवसाय और तकनीकियों के क्षेत्र में देशों की तेज और निरंतर पारस्परिकता और अंतर्निहितता का संकेत करता है। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव परंपरा, वातावरण, संस्कृति, सुरक्षा, जीवन शैली और विचारों में देखा जा सकता है। ऐसे बहुत से तत्व हैं जो वैश्वीकरण को पूरे विश्व भर में प्रभावित करते हैं और त्वरित करते हैं। ओके, फिर देखिए ग्लोबलाइजेशन ने इस पूरे विश्व में बहुत से परिवर्तन किए हैं। जहां लोग अपने देश से दूसरे देशों में अच्छे अवसरों की तलाश में जा रहे हैं, व्यापार या व्यवसाय के वैश्वीकरण के लिए कंपनी या कारोबार को अपनी व्यापारिक रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। उन्हें अपनी व्यापारिक रणनीति को एक देश को ध्यान में न रखते हुए इस तरह का बनाना पड़ता है जिससे कि वो बहुत से देशों में कार्य करने में सक्षम हो। आपको मालूम है भारत का बहुत सारा निर्यात दूसरे देशों के साथ है और भारत का बहुत सारा आयात भी दूसरे देशों के साथ है। ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ आयात और निर्यात करते हैं। ये समय की मांग भी है और ये समय की मांग है और इसके साथ साथ एक वस्तु यदि उत्तरी कोरिया में बनती है वो हिंदुस्तान में उपलब्ध है, हिंदुस्तान में बनी हुई वस्तु अमेरिका में उपलब्ध है और अमेरिका के अंदर होने वाला जो व्यापार है, वहाँ की जो व्यापारिक कंपनियाँ हैं मल्टीनेशनल के रूप में संभव है वो भारत में भी काम कर रही हूँ, फ्रांस में भी काम कर रही हूँ, फ्रांस की कंपनियाँ भी हिंदुस्तान में हो, बैंगलोर में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, गुड़गांव में बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं जिसके अंदर सब तरह से जो है पूरा विश्व कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ समायोजन बनाता हुआ दिखाई देता है। इस बात को आप समझें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग के लिए समझनी ज़रूरी है वो यह है कि वैश्वीकरण के दौर के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। अगर एक टेक्निक एक देश में नहीं है तो दूसरे देश से उस टेक्निक को लिया जा सकता है यदि उस देश के अंदर वो टेक्निक उपलब्ध है। फिर देखिए वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है? पहले तो ये कि पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह हो। ऐसा नहीं कि एक ही देश के अंदर आप जो है विनिमय कर सकें। तकनीक का स्वतंत्र प्रवाह हो, व्यापार अवरोधों को कम करना, श्रम का स्वतंत्र प्रवाह। आपको मालूम है ना कि बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स जो है एक देश से दूसरे देश में जाता है काम करने के लिए, तो ऐसा जो है पूरी तरह से ये स्वतंत्र होना चाहिए। फिर देखिए वैश्वीकरण के उदय के कारण क्या थे। पहला तो था साम्यवादी व्यवस्था का पतन।
आपका जो विश्व था पहले दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग का जो नेतृत्व था वो कर रहा था अमेरिका, दूसरे भाग का जो नेतृत्व था वो कर रहा था यूएसएसआर। बाद में यूएसएसआर जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो कई भागों में बट गया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर साम्यवाद वहाँ पर समाप्त हुआ यूएसएसआर के अंदर। उसके जो पिछलगू बहुत सारे देश थे, जो उसके मित्र देश थे, वो जो देश थे पूर्वी यूरोप के अंदर, वहाँ पर भी साम्यवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप देखिए बहुत सारे रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, बहुत सारे ऐसे देश थे जहाँ से साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो गया। मतलब अब कोई देश के अंदर विचारधारा को लेकर के संकट नहीं है कि उदारवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, ये संकट इतना बड़ा नहीं है। फिर एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना, यानी कि वो जो दो ध्रुव थे, एक ध्रुव अब स्थापित हो गया। तकनीकी विकास, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने लगा विश्व, राष्ट्रों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ने लगी, आर्थिक विकास होने लगा, है ना। तो इन सब कारणों से ग्लोबलाइजेशन होने लगा, उदार नीतियाँ बनने लगी, सभी राष्ट्र एक दूसरे के प्रति जो है थोड़े लिबरल होने लगे, महाशक्ति का उदय हुआ। मतलब महाशक्ति मतलब पहले जो महाशक्तियाँ थी और अब जो महाशक्तियाँ, उनमें परिवर्तन होने लगा। अब बहुत सारे देश महाशक्ति बनकर के उभरे। हाँ, तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, कई तरह की विश्व के अंदर समस्याएं आई, जैसे कि एनवायरनमेंट की ही समस्या के बारे में अभी मैं आपको बता रही थी। इसके अतिरिक्त फेमिनिज्म की प्रॉब्लम है, नारीवाद की एक जो समस्या है कि नारी विमेन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो वर्ल्ड लेवल पर देखे जाते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म को लेकर के प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो उभर करके सामने है और जो पूरे विश्व की समस्याएं, किसी एक देश की समस्या नहीं है। ह्यूमन राइट्स की समस्या हमेशा, पूरा विश्व जो है ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर हमेशा एक ही रहता है। फिर देखिए विभिन्न घटनाओं का विश्वव्यापी प्रभाव। कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिनका प्रभाव केवल एक देश पर नहीं पूरे विश्व पर पड़ता है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि WTO पर हमला हुआ था, ठीक, अमेरिका के अंदर। आतंकवाद का जो प्रभाव, भारत के अंदर भी हमला हुआ था ताज होटल के ऊपर। कुछ घटनाओं का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। कोरोना, अभी आपके सामने जो कोरोना जो है पूरे विश्व की प्रॉब्लम बन गया। कोरोना जो महामारी है, इसने, ये पेंडेमिक केवल एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की है। अमेरिका भी इससे प्रभावित है, ब्राज़ील प्रभावित है, भारत प्रभावित है, पाकिस्तान, सब प्रभावित हैं इससे। तो कई बार कई समस्या, इनका पता नहीं होता कि ये घटनाएं कब घटित होंगी, कैसी घटित होंगी, मालूम नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अचानक से ऐसा हुआ था कि अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर दिया था जापान के खिलाफ। हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया था। तो बहुत सारी घटनाएं हैं। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो राष्ट्र संघ बना था। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके कारण जो है विश्व प्रभावित होता है। फिर देखिए वैश्वीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एक तो भौगोलिक दूरी को कम करना, ताकि मतलब सभी राष्ट्र एक दूसरे के करीब आ सकें। ये भौगोलिक दूरी अब दूरी नहीं रह गई है। भौगोलिक दूरी मतलब इसको कोई दूरी नहीं मानता। फिर ग्लोबल संस्कृति का उदय। अब इस समय जो कल्चर है पूरे वर्ल्ड का लगभग एक जैसा दिखाई देता है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उदय। पहले जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी और अब की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बिल्कुल अलग है। सभी राष्ट्रों की समस्याएं समान हैं, उसी तरह की समस्याएं हैं सभी राष्ट्रों की। सबकी जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद कई जो विकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर ये समस्याएं कम हैं, विकासशील राष्ट्रों के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा है और अविकसित राष्ट्रों के अंदर बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद है शिक्षा का वैश्वीकरण। अभी NEP जो बनाया गया है, या शिक्षा जो है अब पूरे विश्व के अंदर लगभग कोशिश की जा रही है कि सारे विश्व में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था हो। शिक्षा का भी वैश्वीकरण हो गया। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक देश से दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाते हैं। व्यापार और निवेश का वैश्वीकरण। पहले व्यापार जो था अपने अपने देश में किया जाता था, अब जो है पूरा विश्व एक दूसरे के साथ व्यापार करता है। उदारवादी अर्थव्यवस्था की नीति पर बल, कि इस तरह की जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाए जो पूरे विश्व में लागू की जा सके। उदारवादी हो, इसमें ज़्यादा कटुता ना हो और मतलब कोई भी देश इससे ज़्यादा प्रभावित ना हो। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी आप सब जानते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या हैं कि किसी दूसरे देश से आकर के ये किसी दूसरे देश के अंदर अपनी कंपनियां स्थापित कर लेती हैं। भारत के अंदर भी बहुत सारे बहुराष्ट्रीय निगम हैं और दूसरे देशों में भी बहुत सारे बहुराष्ट्रीय निगम हैं। तो इनकी सक्रियता बहुत बढ़ गई, बहुत एक्टिव हो गई और धीरे धीरे जो है ये वैश्वीकरण के इसमें भी एक प्लस इन्होंने जो है फैक्टर का काम किया। राष्ट्र राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। पहले क्या होता था कि ये राज्य यहाँ से यहाँ तक है, अब तो बेसिकली पूरा वर्ल्ड वाइड वेब बना हुआ है। मतलब पूरा विश्व जो है एक दूसरे से किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ है।
अब देखिए, जो वैश्वीकरण है, ये वैश्वीकरण पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। इस वैश्वीकरण से कुछ लाभ हुए और कुछ नुकसान हुए। तो पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे कि सकारात्मक पक्ष वैश्वीकरण का कौन सा है। राष्ट्रों का संतुलित विकास, यानी कि अगर एक राष्ट्र के पास कोई कमी है तो दूसरा राष्ट्र उसे हेल्प कर सकता है। सभी राष्ट्र बेसिकली बराबर हैं, सभी राष्ट्र चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है वो बराबर है। संतुलित विकास हुआ, सहचर्य और समानता की भावना कि सबके अंदर एक दूसरे की हेल्प की प्रवृत्ति जो है पैदा हुई, और इक्वलिटी की भावना जो है पैदा होती है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। विश्व शांति को प्रोत्साहन, वर्ल्ड पीस की तरफ जो है मुखातिब हुआ। जब पूरा वर्ल्ड आपस में मिलकर के रहेगा तो हम चाहेंगे कि वसुदैव कुटुंबकम की तरह रहे, जैसे एक परिवार रहता है ऐसे विश्व रहे। वैश्विक समस्याओं का सुगमता से हल, क्या इसकी तरफ भी जो है प्रयास किया गया। वैश्विक समस्याओं का जो सुगमता से हल का मतलब है कि वैश्विक समस्याएं जितनी भी हैं उनका हल निकालने के लिए अगर पूरा विश्व मिलकर के प्रयास करता है तो कोई ना कोई हल निकल सकता है। ज्ञान की सम्यक भागीदारी, एक ज्ञान अगर हिंदुस्तान में है तो वो ज्ञान जो है पूरे विश्व में जाए। विश्व में यदि कोई ज्ञान है वो भी हिंदुस्तान में आए। जैसे कि भगवत गीता है, भगवत गीता को पूरा वर्ल्ड पढ़ता है। इसी तरह से बाइबल है, उसे पूरा वर्ल्ड पढ़ता है। कुरान को पूरा वर्ल्ड पढ़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ज्ञान कहीं पर भी है उस ज्ञान को कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं कभी कभी कोई इंस्पिरेशनल कोट्स जब देखने की कोशिश करती हूँ तो मैं सभी कोट्स उठाना पसंद करती हूँ, चाहे वो अमेरिका के विद्वान ने कहे हैं, चाहे वो भारत के विद्वान ने कहे हैं, चाहे वो श्रीलंका के विद्वान ने कहे हैं। जो भी अच्छा है उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो सभी ज्ञान की सम्यक भागीदारी, सभी जो है उस ज्ञान को अपना सकते हैं। यातायात और व्यापार संबंधी गतिविधियों में अभिवृद्धि, अब जो है यातायात और व्यापार जो है ये बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। थाईलैंड और ये पास के दुबई, इन सब जगह पे तो व्यापार भारत का आम ही बात है। अमेरिका, कनाडा, उत्तर कोरिया, सब देशों के साथ व्यापार करना अब सुगम हो गया है। विभिन्न संस्कृतियों का मेलजोल, अब सारी संस्कृतियाँ मिली जुली हैं। कुछ बातें भारत में अच्छी हैं, कुछ बातें अमेरिका में अच्छी हैं, कुछ बातें चीन में अच्छी हैं, कुछ बातें ब्रिटेन में अच्छी हैं, कुछ जापान में अच्छी है। तो सभी संस्कृतियों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं और सभी एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं। मिली जुली सी संस्कृति जो है हमको दिखाई देती है। राजनीतिक विज्ञान में नई अवधारणाओं का उदय, राजनीतिक विज्ञान के अंदर भी कुछ ऐसे नए शब्दों का इस्तेमाल हो गया जो पहले शामिल नहीं होता था, जिसे अब पढ़ने लगे हैं। जैसे नारीवाद, मैं कई बार सोचती हूँ कि बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ने लगे हैं। और इसके बाद देखिए वैश्वीकरण के नेगेटिव कौन कौन से पक्ष हैं। निर्धन राष्ट्रों का शोषण होता है। अब क्या है कि मैंने आपको बताया कि 3 भागों में हम पूरे विश्व की व्यवस्था को बांटते हैं, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और अविकसित राष्ट्र। अब ऐसा माना जाता है कि विकसित राष्ट्रों के द्वारा जो निर्धन राष्ट्र है उनका शोषण किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। भारत और चीन के बीच में एक बहुत छोटा सा देश है नेपाल, उसे हम बफर स्टेट भी कहते हैं। छोटा राष्ट्र है, चीन भी बहुत बड़ा राष्ट्र है और भारत भी बहुत विशाल राष्ट्र है। भारत भी हमेशा ये प्रयास करता है कि उसके संबंध नेपाल से अच्छे रहें और चाइना भी हमेशा कोशिश करता है कि उसके संबंध नेपाल के साथ अच्छे रहें। कई बार नेपाल अपने शायद इंडिपेंडेंट डिसीजंस इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि उसके आसपास 2 बड़े देश हैं, 2 बड़े जाइंट्स हैं, और क्योंकि नेपाल एक निर्धन राष्ट्र है तो ऐसी स्थिति में कभी कभी वो चाइना की और कभी कभी भारत की बात को मानने के लिए कहीं ना कहीं उसे तत्पर होना पड़ता है। हालांकि भारत की नियति, भारत का स्वभाव हमेशा ऐसा रहा है कि दूसरों को दबाने का स्वभाव भारत का नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पूर्ण राष्ट्र है वो प्रभावित हो जाया करते हैं। फिर देखिए समानता का अभाव। अब बेसिकली क्या है कि वैश्वीकरण के कारण समानता कम भी हुई है, क्योंकि अब हमें दूसरे देशों के बारे में भी, दूसरे देशों का जो संस्कृति है, सभ्यता है या फाइनेंशियली जो इनइक्वालिटी है वो उभर करके सामने आने लगी। उपनिवेशवाद के नए रूप का जन्म हुआ है। कमज़ोर और निर्धन राष्ट्रों की हितों की अनदेखी हुई है। आपको एग्जाम्पल अभी बता देती हूँ, ताज़ा तरीन जो एग्जाम्पल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बार इस बात को लेकर के उस पर उसकी आलोचना की गई कि कोरोना को लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निर्णय अच्छी प्रकार से नहीं लिए। चाइना की रोल को वहाँ पर जो है चाइना को ये कहा गया कि चाइना की भूमिका वहाँ पर सराहनीय नहीं रही। ओके, आर्थिक नीति निर्धारण में राज्य की प्रभुसत्ता प्रभावित होती है, फिर छोटे देशों की आर्थिक दशा पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक, अंत में निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा से जहाँ
उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति नए रूप में जन्म लेती हुई गरीब राष्ट्रों का शोषण कर अमीर गरीब देशों के बीच की खाई को गहरी करेगी, वहाँ इस अवधारणा के सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों में मेल मिलाप की भावना विकसित कर विभिन्न वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक वैश्विक प्रयास कर आर्थिक विकास के अतिरिक्त विश्व शांति में प्रोत्साहन देने की प्रबल संभावनाएं भी बहुत अधिक दिखाई देती हैं। यानी यदि हम इसे सकारात्मक नज़रिए से यदि हम इसे देखें तो इसने क्षेत्रीय विविधता का उन्मूलन किया है और पूरे विश्व भर में एक जानी पहचानी संस्कृति को स्थापित किया है। इसे संचार तकनीकी द्वारा सहयोग दिया जाता है और विभिन्न देशों के व्यवसायों, कंपनियों, सरकार और लोगों के बीच में पारस्परिक वार्तालाप और संपर्क को दिखाता है। वैश्वीकरण सकारात्मक और नकारात्मक रूप से परंपरा, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, जीवन शैली, समृद्धि आदि को प्रभावित करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली मैंने आपको पर्यावरण और ग्लोबलाइजेशन के बारे में यहाँ पर ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। पर्यावरण का एक चैप्टर मैं एक बार फिर से लूँगी। ग्लोबलाइजेशन मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी यदि आपको लगेगा आप मुझे कन्वे करेंगे तो इसके लिए भी हम एक और चैप्टर जो है बना पाएंगे। आप देखिए, इंस्पिरेशन जब तक नहीं हो तब तक इंसान तरक्की नहीं करता। तो आप सबके लिए, क्योंकि जब हम लोग कक्षाओं में मिलते हैं तो बहुत सारी बातें मैं आपसे साझा किया करती थी। कहते हैं कि इंसान ने वक्त से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ। इंसान ने वक्त से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। वक्त ने कहा धूप हो या छाँव, काली रात हो या बरसात, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल तो तू कभी नहीं हारेगा। तू भी मेरे साथ चल तो तू कभी नहीं हारेगा। तो वक्त से सीखिए, समय से सीखिए, निरंतर चलता रहता है। कितनी ही घनी रात हो, कितना ही अंधेरा हो, जो व्यक्ति निरंतर चलता है, कभी घबराता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है, वही तरक्की करता है। तो आप बहुत मेहनत के साथ पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। और यदि आप कटिंग्स काट सकते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलम्स होते हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के बहुत सारी खबरें आती हैं, आप उन्हें कट करिए। जिस तरह से हम पहले बनाते थे ऐसे ही एक रजिस्टर बनाइए, उसमें पेस्ट करिए, उस पर डेट लिखिए और उसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकाल करके आप साइड पर रख लीजिए। तो आपको ऑब्वियसली आगे इससे जो है सहायता मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।